Okay, everyone. Do you hear me? Yes, Yes, sir. sir. Chalo, that's good. Yes, How are sir. you? So we are fine. What about you? I'm good, thank you. Okay, जी. मुझे बताएं कि is there any question from the previous session? कुछ समझ में ना आया हो इसी चैप्टर में से कुछ या किसी और चैप्टर में से? And if there is any confusion, you can ask. No, sir. सर हम्म सर कल क्विज है ना, तो सर कल हमारा मिड भी है, हम्म तो आप नेक्स्ट वीक में क्विज ले सकते हैं। मिड तो आज ही था, आप लोगों का ट्यूसडे को था। सर वो डिफरेंट सेक्शन में इनरोल है, हमारा डिफरेंट सेक्शन है। अच्छा, रिसेंट तो नेक्स्ट में एक और ले लेंगे। सर पहले वाला भी इतना बुरा हुआ है, तो फिर कल तैयारी नहीं हो सकेगी क्योंकि पाक स्टडीज का काफी सिलेबस है। आप कितने लोग हैं आप लोग? सर हम हैं 4-5 लोग तो हैं, बाकी का मुझे चार पता नहीं कौन से सेक्शन में इनरोल है। 4-5 लोगों के लिए अब मैं चेंज करूँ मतलब इट सीम्स। सर पहले भी देखो। आप प्लीज हम्म प्लीज कर दें सर, क्योंकि चलें ऐसा कर लें फिर आप लेकिन फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को होगा, जी फिर जी वेंसडे को ठीक नहीं है, होगा। ठीक है ट्यूसडे को लेना। अच्छा, चलें ठीक है जी, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को क्विज दे दीजिएगा। थैंक यू और सर। प्रॉब्लम, ठीक है चलें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें आज वाले में, अदरवाइज फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। अयाज, इज एवरीथिंग क्लियर? यस सर, क्लियर। गुड। सर चलें क्वेश्चन है एक। पूछें। सर जब हम पीसीआर में एम्पलीफिकेशन जीन की करवाते हैं तो हम्म उसके लिए तो स्पेसिफिक प्राइमर चाहिए होता है, तो जब हमें हम्म डीएनए का सीक्वेंस ही नहीं पता तो हम उसका प्राइमर कैसे उसको दे सकते हैं, तो एम्पलीफाई कैसे होगा? उसके लिए ना जनरल प्राइमर्स इस्तेमाल होते हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं कि दीज आर जनरल प्राइमर्स फॉर 16S राइबोसोमल आरएनए। तो जनरल प्राइमर्स के साथ हम सीक्वेंसिंग करने की कोशिश उसकी पीसीआर करने की कोशिश करते हैं। व्हेनेवर देयर इज द पीसीआर एस्टैब्लिश्ड, फिर उसके बाद डीएनए सीक्वेंसिंग पे चले जाते हैं। जो डीएनए सीक्वेंसिंग है वो फिर हमें स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने में सपोर्ट करती है। तो स्टार्ट में जब पीसीआर है उसके लिए हम चूँकि normally we are performing the PCR against the 16S ribosomal DNA, और उसके लिए फिर we have general primers। बैक्टीरिया के लिए 16S के हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के लिए 18S के हैं, और उनके against we perform the PCR. Actually, the purpose of performing the PCR is to amplify the number of DNA copies. Supposingly, if there are 2 copies of that specific gene, they are present in the organism, तो हमारा पर्पस ये है कि हम उन नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज करें। तो हम उसके लिए पीसीआर कह रहे हैं। जब वो नंबर ऑफ कॉपीज हमारे पास मिलियंस तक आ जाती हैं तो देन वी आर इजीली वी कैन परफॉर्म द सीक्वेंसिंग प्रोसीजर। और हम सीक्वेंसिंग करते हैं, फिर डीएनए का सीक्वेंस फाइंड आउट करके उसको कंपेयर कर लेते हैं फिर। तो दिस इज द स्टोरी फॉर इट। ओके सर। ओके ओके सर। okay, so we move next, that here I want to clear some points. One is the correct यहाँ पे अभी तक जितने भी हमने बात किया, we have talked uh, about the identification and the classification of the microorganisms, and we talked about in detail about certain procedures and strategies in the identification of the microorganisms, including the microscopic examination, including the biochemical testing, including along with the biochemical testing हमने metabolic characteristics पे भी बात की, हमने genotypic characteristics पे भी बात की, हमने फिश प्रॉब और हमने पीसीआर पे भी बात की, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि whenever the microorganisms they are uncultivated, they can be sequenced and they can be identified by using their ribosomal DNA। और उस पर हमने एक एग्जांपल डिस्कस की यहाँ पे कि Treponema whipple, that is a causative agent for the Whipple disease, and we are unable to cultivate this organism in the in vitro conditions, but still we are successful to identify this organism by identifying it using the ribosomal DNA sequence।
तो इन सारी करेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स के बाद अब अगर हम मज़ीद थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें तो इसमें यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं. वन इज़ द सैल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप एंटेडाइडस. यू आर फेमिलियर विद इट कि स्ट्रेन और स्पीशी का क्या डिफरेंस होता है. हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि स्ट्रेन is the organism that has a bit different characteristics, but these are not too different that we can put that organism into a different species. अच्छा, अब चूंकि हमने ये पिछले सेशन में ये एक टेबल भी डिस्कस किया था, दिस टेबल. इसके अंदर हमने सीरोलॉजिकल टाइपिंग की बात की थी, एंड देयर आई टोल्ड यू कि सीरोलॉजिकल टाइपिंग में हम उन ऑर्गेनिजम्स पे उन मॉलिक्यूल्स पे बात करते हैं दैट मेक अप द सरफेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. उसमें सर्टेन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं व्हिच हैव their role in the on the surface of the microorganisms. तो यहाँ पे this is the Salmonella enterica. This is an organism. Complete name is the Salmonella enterica. आगे Enteridius जो है, this is a serotype. And now what is a serotype? अब अगर आगे बात करें, यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखी हुई है, Vibrio cholera, biotype alter. तो ये serotype वर्ड क्या है? That thing I want to explain. तो सैल्मोनेला एंटेरिका जो है, दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, और जो एंटरडाइडस है, दिस बिलोंग्स टू द एंटेरिका स्पीशी, बट दिस एंटरडाइडस दैट इज अ बिट डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सीरोटाइप, और ऑन द बेसिस ऑफ सीरोलॉजी, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंटरडाइडस. तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से पे लिखते हैं कि दिस इज Salmonella enterica, but not exactly. That has some different characteristics, और characteristic कौन सी different है? Serology based characteristics different है. तो हम इसको यूं शो करेंगे, Salmonella enterica serotype Enteritis. ठीक है. इसी तरह से whenever we differentiate or we identify the strain on the basis of the biochemical typing, तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं biovar या biotype. If we identify the organisms on the basis of biochemical typing, then we would be using the word biovar and biotype. So अगर हम बात करें कि a group of strains that have a characteristic biochemical pattern, that would be considered as biovar. तो biovar या biotype strains का group होगा that would have a characteristic biochemical pattern, उसको हम biovar कहेंगे. इसकी एक और जो हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे आती है, this is the Vibrio cholera. Vibrio cholera, that is actually the causative agent for the cholera. This is very notorious in the human history. और इसमें खास तौर पे जो notorious है वो strain है alter. अब alter जो है, basically alter is the biotype. तो हम इसको कहेंगे this is the Vibrio cholera biotype alter, and this was notorious in the human history for causing the cholera. Or actually this was not exactly the Vibrio cholera. This was this had a characteristic pattern that was different based on the biochemical characteristics, or the biochemical pattern was different on the basis of Vibrio cholera. So this is the method to write the strain of a species by writing its type. तो यहाँ पे अगर serotype लिखा तो इसका मतलब है कि जो इंटरडाइडस है सेम, लेकिन इसमें जो डिफरेंट चीजें हैं, these are on the basis of the serology, और बायोवार और बायोटाइप बेस्ड ऑन द बायोकेमिकल पैटर्न्स. अच्छा, आगे अगर हम मूव करें तो ये बायोकेमिकल टाइपिंग में वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अ लॉट. different biochemical tests की हमने बात किया, and I told you there we can distinguish different strains on the basis of the biochemical typing and the biochemical patterns that an organism have. इसके साथ साथ serological typing पे अगर हम बात करें तो serological typing पे we have discussed it, that depending upon the different patterns of the proteins and carbohydrates that are present among different strains, we are able to identify and we are able to characterize the organisms, and that would be referred as serological typing. इसके साथ साथ हमने जीनोटिपिक या जीनोमिक टाइपिंग में हमने कुछ पीसीआर का, फिश का या 16S राइबोसोमल का पढ़ा. उसके साथ साथ आज एक हम डिफरेंट फिनोमिना डिस्कस करेंगे, दैट वुड बी द RFLP, and it is restriction fragment length polymorphism, and I hope you guys would be familiar with the restriction fragment length polymorphism. Do you have any idea about the restriction enzymes and these RFLPs? Anyone? कोई आइडिया, कोई इसके बारे में सुना हो? सर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो डीएनए की कटिंग में यूज होते हैं, फ्रैगमेंट कट करने में.
Okay, and normally where they are present naturally? ये नहीं पता। Okay, anyone? वैसे जीन क्लोनिंग में इसको यूज करते हैं हम। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा किसी और को कुछ पता हो जी थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में? हाउ दे कट, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वेयर दे प्रेजेंट नेचुरली? Endonuclease enzymes. Okay, good. I agree with it. Anyone else? Sorry. चलें इस पे बात करते हैं जी। सो द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, these are the endogenous enzymes, they are present in the bacteria and they have ability to cut the DNA on specific sites, specific restriction sites। तो जहाँ पे DNA के अंदर ये एंजाइम कट करते हैं उन साइट्स को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट्स। मैं मिसाल एक बड़ी इसकी जनरल सी मिसाल देने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को ताकि बात मजीद समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल if this is a DNA sequences, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ supposingly this is the DNA sequencing, DNA sequence है एक। अब इसमें हम कोई restriction enzyme यूज करते हैं, there are a lot of restriction enzyme। एक का मैं नाम ले देता हूँ EcoR1, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जी EcoR1 जो है this is the enzyme that has ability to cut the DNA from the position where GATC will be present, will be there, ठीक है। अब अगर आप इस पूरे डीएनए के सीक्वेंस को देखें तो इस डीएनए के पूरे सीक्वेंस के अंदर हमारे पास कहाँ पे GATC आता है? हमारे पास ये आता है दिस इज GATC। तो दिस एंजाइम हैज एबिलिटी टू कट जस्ट बिफोर द सीक्वेंस हियर, यहाँ पे कट कर देगा। अब पूरे इस डीएनए के सीक्वेंस में जहां जहां GATC पाया जा रहा होगा EcoR1 वहां पे कट करता चला जाएगा। अब चूंकि इस तरह से हम दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं उस पर बात करते हैं अभी। ये आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, इफ यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट इट। So this is a diagram. In it, we are comparing the DNA sequence of the DNA of three organisms. One is the red one, this is the strain A DNA. Blue, this is the strain B, and the purple, that is the strain C. अब हो क्या रहा है कि we have treated all of these DNA, all of these three DNA with a single enzyme. Which enzyme? Restriction enzyme. और अब हुआ क्या, सपोज हम यूं करेंगे, फॉर एग्जांपल इन द रेड डीएनए और द स्ट्रेन ए डीएनए द रिस्ट्रिक्शन साइट वाज आफ्टर द 3 kb। तो यहाँ पे एक कट लगेगा, दूसरा कट हो सकता है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट हो, यहाँ पे लगेगा। सो इन द स्ट्रेन ए डीएनए वी आर हैविंग the two restriction sites, one is here, one is here, and ultimately we are having the 3 bands. One band is of 3 kb, second band is of 6 kb, and third band is of 1 kb. When we talk about for the second strain, the strain B DNA, and strain B DNA के अंदर भी हमारे पास दो ही restriction sites हैं, one is here, one is here. But if you can see here, we have different sizes of the bands. For example, here we have a 5 kb band, a 4 kb band, and one is the again 1 kb band. When we talk about the strain C DNA, here there are 3 restriction sites. One is here, here, and here. So 3 restriction sites हैं. Now we are ultimately having the 4 fragments, and these fragments are of different sizes. This is of 3 kb, 2 kb, 4 kb, and 1 kb. Now you are familiar with it. We can have an idea about the size of the DNA by running the DNA on the agarose gel. आप लोगों ने I hope कि कभी लैब में agarose gel run की हो। Whenever we run the DNA on the agarose gel, तो मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखाता हूँ, उस पर बात शायद मजीद क्लियर हो जाए। This one here, this is the diagram of gel, agarose gel। इसके अंदर हमारे पास ये wells हैं। This is a well, for example अगर मैं इसको label करूँ, this is a well A, this is B, this one is the C, D. These are the wells, and we provide the current to this gel, and you know that on the DNA there is a negative charge usually। तो हम उस negative charge इस end पे और positive charge जो है वो इस end पे provide करते हैं, like here, okay। Now the DNA has a negative charge, so DNA will start moving from this end to this end, okay, here, this end to this end।
अब इसमें हमारे पास जो बैंड पैटर्न्स आए हैं, ये इसके 3 बैंड्स थे, इसके 2 बैंड्स थे, इसके हमारे पास 4 बैंड्स थे। अगर हम चारों इनको एक वेल के अंदर स्ट्रेन ए, इसमें स्ट्रेन बी, इसमें स्ट्रेन सी अगर हम रन करते हैं, एंड नाउ बाय कंपेयरिंग द बैंड पैटर्न, अगर आप यहाँ पे देखें तो जो स्ट्रेन बी और सी है इसका बैंड पैटर्न एग्जैक्टली सिमिलर है, लाइक हियर इट मींस दैट दीज टू स्ट्रेन्स दे वर सिमिलर, दे बिलोंग टू वन एंड ईच अदर। अगर आप स्ट्रेन ए देखें तो इसका बैंडिंग पैटर्न डिफरेंट है हमारे पास, दिस इज अ बिट डिफरेंट। तो इट मींस दैट कि ये हमारे पास ये स्ट्रेन डिफरेंट थी। अब होगा क्या कि इसमें जो जो 1 kb बैंड है, दिस इज अ स्मॉलर शॉर्टर, तो 1 kb चूंकि साइज में छोटा है तो दिस विल मूव फास्टर एंड दिस विल मूव फॉरवर्ड हियर टू द अपोजिट एंड। जो हैवियर बैंड है वो उतना ही स्लो मूव करेगा और वो पीछे रह जाएगा। तो ये वाले जो बैंड है दीज आर द हैवियर बैंड, और जो इस एंड तक पहुंच चुके हैं दे आर द लाइटर बैंड। So by comparing the band pattern, we are actually here comparing that either the microorganisms are similar or not. And this is just due to the restriction fragment lengths. So we actually generated the different fragments of different lengths, and then we compared on the gel electrophoresis. और उसके बाद हमने इसको कंपेयर करने के बाद ये आइडेंटिफाई किया है कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किससे बिलोंग करता है, इधर इट बिलोंग्स टू any non-group or not. Okay, so this is a restriction fragment length strategy and this is the basic principle. जहां तक किसी को बात समझ में ना आई हो, कोई कंफ्यूजन रह गई हो या कोई रेलिवेंट और इररेलेवेंट क्वेश्चन हो, you guys can ask. सब समझ में आ गया? Yes. Good. So if we move next, so this is termed as restriction fragment length, and same principle based pattern that has been followed for the human studies, where we solve the paternity and maternity issues, specifically the parenthood issues. We can solve it by running such kind of gels. तो आपने FSC में मेरा ख्याल पढ़ा होगा या इस BS में भी किसी सब्जेक्ट में, I hope you have discussed it. इसके साथ साथ जो अब हम मजीद देखने लगे हैं, ये हमने जीनोमिक टाइपिंग के बारे में डिस्कशन कर ली। द नेक्स्ट वन दैट इज द फेज टाइपिंग, दिस वन फेज टाइपिंग। एंड व्हाट आर द फेजेस? एनीवन कोई बता सकता है आप में से कि फेजेस क्या होंगी? व्हाट आर द फेजेस? The shapes उनकी। वायरसेस भी चेक करें। फिर से फेज। Sir, those viruses which attack bacteria. नहीं, मैंने बैक्टीरियोफेज नहीं पूछा, मैंने सिर्फ फेज पूछा है। तो बैक्टीरियोफेज एग्जैक्टली वो है जो आपने बताया है। बैक्टीरियोफेजेस आर द फेजेस व्हिच हैव एबिलिटी टू किल एंड टू ईट द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि फेजेस और बैक्टीरियोफेजेस जो हैं, बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस हैं और इनका काम क्या है कि दे इन्फेक्ट और दे किल एंड दे ईट द बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरियोफेजेस हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। हर बैक्टीरियोफेज हर किस्म के बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा। स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेजेस दे वुड अटैक एंड दे वुड किल द स्पेसिफिक बैक्टीरिया। ओके, तो अब इस स्पेसिफिसिटी और ससेप्टेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इफ वी परफॉर्म दिस फेज टाइपिंग and we use the specificity and susceptibility of the phages to infect, to kill the microorganisms, and on the basis of that we would be we will be trying to identify the microorganism. कैसे? अभी आपको एक इसकी डायग्राम दिखाता हूँ, this one. पहले इसके प्रोसीजर पे गौर कीजिएगा, उसके बाद इसके प्रिंसिपल पे बात करते हैं। इसका जो प्रोसीजर है हमारे पास, उसमें थोड़ा सा देखें कि here we have prepared a patty plate, और उस पैटी प्लेट के अंदर हमने एगर पोर किया। ये एगर की लेयर इसके अंदर नजर आ रही है, सॉलिडिफाइड लेयर है जो ऑलरेडी हम इसके अंदर पोर कर चुके हैं। अब जब हमने स्टिकिंग मेथड पढ़ा था कुछ 2 चैप्टर पहले, तो उस स्टिकिंग मेथड में आई टोल्ड यू बिफोर द स्टिकिंग मेथड देयर इज अ मेथड व्हिच इज कॉल्ड पोरिंग। एगर की सरफेस पे हम अपना सैंपल पोर करते हैं और फिर उस सैंपल को ग्लास स्प्रेडर के साथ पूरी एगर की सरफेस पे स्प्रेड कर देते हैं। और मैंने इसके बारे में एक टर्म यूज की थी कि वी प्रिपेयर द लॉन ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ। तो हम इसमें करेंगे क्या कि पहले पैटी प्लेट बनाएंगे, एगर को सॉलिडिफाई होने देंगे, उसके बाद अपना स्ट्रेन जो टेस्ट स्ट्रेन है जिसके बारे में हमने फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा है, हम वो स्ट्रेन लेंगे और इस स्ट्रेन को लेने के बाद वी प्रिपेयर अ लॉन ऑन द सरफेस ऑफ द एगर।
अब उसके बाद सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे कि बैक्टीरियोफेजेस लेंगे पाइपेट में, माइक्रो पाइपेट में या किसी भी सिरिंज में, और इस लॉन के ऊपर वी वुड ऐड द ड्रॉप्स, हम ड्रॉप बैक्टीरियोफेजेस के इस पे पंच कर देंगे। अब होगा क्या, इफ this bacteriophage that will be able to eat or to kill the bacteria, तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर जोन आ जाएगा, लिसिस हो जाएगी बैक्टीरिया की, एंड दिस जोन वुड बी कॉल्ड द जोन ऑफ क्लियरेंस। ठीक है, दिस क्लियर जोन दैट वुड बी द इंडिकेशन कि यहाँ पे हमने जो वायरस का स्पॉट लगाया था उस वायरस ने इस बैक्टीरिया को किल कर दिया। ओके, तो यहाँ पे एक बात है कि पूरी पेट्री प्लेट के ऊपर एक ही बैक्टीरिया का लॉन है, सिंगल बैक्टीरियल सेल का लॉन, सिंगल बैक्टीरियल स्पीशी का लॉन है। और ये जो वायरस के डॉट्स आपको लग रहे हैं, ये जो डॉट्स हैं, अगर इस प्लेट में बात करें कि हमारे पास एक डॉट ये है 1 2 3 4 5 6, देयर आर लॉट ऑफ डॉट्स ऑन दिस प्लेट। तो ये डिफरेंट वायरसेस हैं। हो सकता है कि एक प्लेट के ऊपर हमने 20 to 30 वायरसेस के डॉट्स लगा दिए हों। अब ये साथ में दूसरी प्लेट थी, इस दूसरी प्लेट के ऊपर बैक्टीरिया डिफरेंट है लेकिन वायरसेस सेम हैं, जो इस प्लेट पे हैं वही वायरसेस सेम है, उनके डॉट हमने उसी पैटर्न में डॉट यहाँ पे लगा दिए। अब हम पैटर्न दोनों प्लेट्स का कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला बैक्टीरिया है, दिस वन, यहाँ पे लिसिस जोन आया एक, और एक हमारे पास जोन आया यहाँ पे। अब अगर ये दोनों बैक्टीरिया सेम होते तो हमारे पास जोन दूसरा, इसका जोन भी एक यहाँ पे आता और इसका जोन यहाँ पे आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे पास ये जोन पैटर्न जो है ये डिफरेंट आ गया। इट मीन्स दैट these two bacterial strains, they were different from one and each other, and here we used the susceptibility of the bacteria and specificity of the phage to identify the unknown bacteria. Got it? Clear? Yes, sir. प्रिंसिपल की समझ में Yes, आई हो, प्रोसीजर की समझ में आई हो, तो बात जहन में ना बैठी हो, आप मेरे से यहीं पे क्लियर कर लें प्लीज। लेकिन ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए माइंड्स में कि किस तरह से हमने फेजेस को यूज किया है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने और आइडेंटिफाई करने के लिए। सर ये रिपीट कर दे। मैं कर देता हूँ रिपीट, लेकिन सर रिपीट करने से, काइंड हाँ मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले आई विल आस्क कि कोई ऐसा जिसको लगता हो कि उसको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई है, मतलब कोई क्लेम कर सके कि एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस टॉपिक। No one is there. This is so sad. इतनी मेहनत से मैंने पढ़ाया है वो, मतलब हद हो गई है। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि we are using the susceptibility. You know that the bacteria, they are susceptible to certain phages, and different phages they have ability to kill the bacteria. And जहाँ पे बैक्टीरिया किल हो जाएगा वहाँ पे हमारे पास पेट्री प्लेट पे जोन ऑफ इनहिबिशन आ जाएगा। अच्छा, अब अगर इसी स्पेसिफिसिटी को यूज करते हुए हम, हमारा एम क्या है, हमारा यहाँ पे एम एक ही था कि वी ट्राइड टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया, हमारा एम यहाँ पे एक है। अब इसमें हमने किया क्या है कि हमने एक पेट्री प्लेट प्रिपेयर किया है, उस पेट्री प्लेट के ऊपर स्ट्रेन है, बैक्टीरियल स्ट्रेन हमने स्प्रेड कर दिया और उसको ग्रो होने दिया। उसको मैं कह रहा हूँ कि लॉन ऑफ द ग्रोथ, ये लॉन ऑफ ग्रोथ बना। फिर हमने क्या किया है कि डिफरेंट वायरसेस लिए, कोई रैंडम हमारे पास वायरसेस हैं कोई 20 के करीब, उन वायरस को लेके हमने पेट्री प्लेट के ऊपर स्पॉटिंग कर दी है। यहाँ पे दीज आर द स्पॉट्स 1 2 3 4 5 6 एंड लॉट ऑफ स्पॉट्स हियर। अब ये एक सिर्फ अभी हम इस पेट्री प्लेट पे फोकस करेंगे, द वन दैट इज हियर ऑन द लेफ्ट साइड। मैं अगर इसको कर सकूं, हाईलाइट कर सकूं, तो अभी हम सिर्फ इस पेट्री प्लेट पे फोकस करेंगे, दिस वन, ओके, दिस वन ओनली, ठीक है, इस पेट्री प्लेट पे। तो अब इस पेट्री प्लेट पे हमने स्पॉटिंग कर दी। अब इस स्पॉटिंग में फॉर एग्जांपल दिस वाज द वायरस 1 2 3 4, एंड यहाँ से हम चलते चलते हो सकता है ये वायरस हमारे पास बन जाएगा वायरस नंबर 15 मिसाल के तौर पे, दिस वन। सो वायरस नंबर 15, दैट वाज अ वायरस which was able to kill this bacteria, and it has produced a clear zone here. This clear zone is an indication that this virus killed the bacteria and engulf किया उसने, और हमारे पास ये बैक्टीरिया की जो यहाँ पे ग्रोथ थी खत्म हो गई। अब हमारे पास क्लियर जोन आ गया।
नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस प्लेट विद द अदर प्लेट. अब इस प्लेट के ऊपर वायरस का पैटर्न तो सेम है, लेकिन इसके ऊपर जो ग्रोथ का लॉन है ये किसी डिफरेंट बैक्टीरिया का है. अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर ये दोनों बैक्टीरिया, इस प्लेट वाला और इस प्लेट वाला बैक्टीरिया सेम होते तो हमारे पास जनाब ये जो पैटर्न आया है ये यहाँ पे लिसिस आनी चाहिए थी इधर, और दूसरा जो लिसिस आनी चाहिए थी वो यहाँ पे आनी चाहिए थी, बट वो नहीं आई. इट मीन्स दैट दीज टू बैक्टीरियल स्ट्रेन्स दे आर डिफरेंट. और वायरस जो यहाँ इस बैक्टीरिया के केस में ये वायरस नंबर जो हमारे पास कोई 10 और 11 है, दैट वाज एबल टू किल द बैक्टीरिया. और हमारे पास जो lysis zones आए हैं वो यहाँ पे आए हैं. तो by comparing the lysis zones which have been created by the virus, we are able to identify the bacteria, and this is called the phage typing. Phage typing, and we are using the susceptibility of bacteria and the sensitivity of the virus to kill and to infect the bacteria. Got it? जी सर सर. ये जोन यस सर. से बैक्टीरिया का कैसे पता लगेगा कि बच्चे इसका इसमें ना हमने 2 दफ़ा इस लेक्चर पे डिस्कशन इसी टॉपिक पे कर लिया है. अब आप एक काम कीजिएगा, इसकी वीडियो देखिएगा जो ये रिकॉर्डेड है. अगर आपको फिर भी समझना है तो फिर मेरे से पूछिएगा. तो नहीं इस सर, ये समझ आ गई कि लाइसिस हुई है, लेकिन हाँ अगर जी, हमने ये देखना है कि जिस बैक्टीरिया पे लाइसिस आई है इसको पोर करके तो किसी और पैटी पेट पे भी तो ग्रो करवाएंगे ना, कि ये कौन सा स्ट्रेन नो वगैरह है, वी आर नॉट वो गोइंग. वो को चेक करने के लिए. आप प्लीज मुझे अपना नाम बताएं ताकि मैं आपको मुखातिब कर सकूं. मनाहिल. नहीं मनाहिल, दिस इज नॉट हैपनिंग हियर. हम इस तरह से नहीं कर रहे इसको. हमने सिर्फ एक पैटी प्लेट के ऊपर बैक्टीरिया का लॉन बनाया है और उसके ऊपर हमने डिफरेंट स्पॉट्स लगा दिए हैं वायरस के, एंड वी आर सपोज्ड दैट के वायरस जो जिस तरह से जिस पैटर्न में बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, हम उसी पैटर्न को डिटेक्ट करते हुए वी आर एक्चुअली गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट ईदर दिस बैक्टीरिया इज सिमिलर टू आवर स्टैंडर्ड वन और नॉट. ठीक है, तो मुझे अब फिर से अगर अपना क्वेश्चन समझा दें तो शायद मुझे समझ आ जाए, लेकिन जितना मैं समझा उसका जवाब ये है. ऐसे ही है, मतलब सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी की बेस पे करना है. देखें जो वायरस है दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक, तो वायरस स्पेसिफिकली स्ट्रेन को किल करेगा. तो अगर हम किसी ऐसी बैक्टीरियल स्ट्रेन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वायरस ए के साथ इन्फेक्ट करवा रहे हैं, और वायरस ए जो है वो बैक्टीरिया, हो सकता है वायरस ए जो है वो इकोलाई को इन्फेक्ट ही नहीं कर रहा, किल ही नहीं कर रहा, और वो सूडोमोनास को कर रहा है, तो फिर वायरस की इस स्पेसिफिसिटी की बेस पे, स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिसिटी की बेस पे नाउ वी कैन डिटरमिन दैट कि जो हमारे पास बैक्टीरियल स्ट्रेन है वो इकोलाई है या सूडोमोनास है. ठीक है, आप इस पे मज़ीद डिस्कशन कर लीजिएगा, एक दफ़ा वीडियो भी देख लीजिएगा. इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी इन योर माइंड यू कैन आस्क मी बाय टुमारो. ठीक है, ओके सर. गुड, नो प्रॉब्लम. बट इसको एक दफ़ा चैप्टर में से भी पढ़िएगा, वीडियो भी देखिएगा और स्लाइड्स भी देखिएगा, फिर आप इसको क्लियर हो जाएंगे. नहीं तो फिर मेरे से पूछिएगा. चलें जी, इसके अलावा जी किसी को कोई इशू यहाँ तक? नो इशू. Okay, so we move next on the next topic, that is about the antibiograms. जिस तरह से हमने viruses का इस्तेमाल किया है for the identification of the bacteria, in the same pattern we are able to use the antibiotics, and we know that antibiotics are the proteinaceous compounds which have ability to inhibit or to halt the growth of the microorganisms. और हम इसकी एक बड़ी खूबसूरत आगे डायग्राम है, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये देखें. इसमें हमने किया क्या है कि बिल्कुल उसी तरह से बैक्टीरियल ग्रोथ का लॉन प्रिपेयर किया है. ये जो नीचे आपको वाइटिश नजर आ रहा है, दिस इज द बैक्टीरियल ग्रोथ, और उसके ऊपर हमने डिफरेंट एंटीबायोटिक की डिस्क लगा दी. दीज आर द पेपर डिस्क जिनके ऊपर एंटीबायोटिक एब्जॉर्ब्ड है. हमने डिफरेंट डिस्क लगा दी हैं. अब अगर आप देखें तो ये जो यहाँ ये जो, अगर मैं इस ग्रीन डिस्क की बात करूँ, ये वाली जो है, इसके अराउंड हमारे पास ये एक क्लियर जोन आ गया. इसका मतलब क्या है कि ये जो एंटीबायोटिक थी ये डिफ्यूज की है एगर के अंदर, और इस डिस्क के अराउंड इसने बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दिया. बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दिया, इट मींस दैट कि बैक्टीरिया वाज सेंसिटिव टू दिस एंटीबायोटिक. अब इसी तरह की बात हम यूं करते हैं कि ये वाली देखें, इस एग्जांपल में ये जो एक रेड वाली डिस्क है,
इसके अराउंड पूरी ग्रोथ आ गई है। इसका मतलब है कि दिस बैक्टीरिया वाज रेजिस्टेंट टू दिस रेड एंटीबायोटिक। अब हमने किया क्या कि 2 प्लेट्स ली हैं, उन 2 प्लेट्स के ऊपर 2 बैक्टीरिया का लॉन बनाया, ग्रोथ लॉन बनाया, और उनके ऊपर हमने एंटीबायोटिक्स की डिस्क लगा दी। अब अगर आप ये देखें तो दोनों पैटी प्लेट्स में डिस्क का सेम पैटर्न है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है, ग्रीन ग्रीन, येलो येलो, पैटर्न भी सेम है और पोजीशन भी तकरीबन सिमिलर है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे आपस में। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली जो मेजेंडा कलर है, दिस पर्पलिश वन, इसका क्लियर जोन ऑफ इनहिबिशन है और काफ़ी बड़ा सारा है। और यहाँ पे अगर आप देखें इसमें, इस पैटी प्लेट में, तो इसके अराउंड जोन ऑफ इनहिबिशन बहुत स्मॉल है, बहुत शॉर्ट है। इसी तरह से ये रेड वाली देखें, रेड वाली यहाँ पे क्लियर जोन ऑफ इनहिबिशन है और यहाँ पे नहीं है। तो अगर ये दोनों बैक्टीरिया सेम होते, ये वाला इस प्लेट में और इस प्लेट में दोनों बैक्टीरिया सेम होते, तो हमारे पास ये इस रेड के अगेंस्ट यहाँ पे भी जोन ऑफ इनहिबिशन आता। लेकिन अब यहाँ पे पैटर्न डिफरेंट आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो ये बैक्टीरिया था, this was sensitive against this red antibiotic, and this bacteria that was resistant against this red antibiotic. So it means that by comparing the antibiotic resistance pattern, we are able to identify the microorganisms, and this is called antibiogram. और इसमें हम करते क्या है कि हम डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के सोल्यूशन बनाते हैं और उनको, ये पेपर डिस्क्स हैं, ये पेपर डिस्क हैं, बड़ी आसानी से बनाई जा सकती हैं। हम फिल्टर पेपर लेके लैब में हम जैसे बनाते हैं, फिल्टर पेपर लेके जो पेपर पंचर होता है उसके साथ फिल्टर पेपर को कट करते चले जाते हैं, तो पेपर पंचर वो डिस्क बनाता जाता है। ये जो कलर डिस्क हैं, ये कलर पेपर लिए हुए हैं और कलर पेपर लेके उसको पेपर पंचर के साथ कट करके डिस्क बनाई हुई है, और फिर उनमें से डिस्क उठा के फोर्सेप के साथ एंटीबायोटिक के सोल्यूशन में डिप की हुई हैं और उनको एंटीबायोटिक उसमें एब्जॉर्ब हुई हुई है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर टू फॉर्म द डिस्क। और इसके साथ साथ दिस पैटर्न दैट इज कॉल्ड एंटीबायोग्राम, एंड दीज आर द एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमने बायोकेमिकल टाइपिंग, सीरोलॉजिकल टाइपिंग, जीनोमिक टाइपिंग, फेज टाइपिंग, एंटीबायोग्राम्स पढ़े हैं। इन सब में किसी को कोई क्वेश्चन, दिस इज ओपन चैलेंज, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, यू मे आस्क। सब समझ आ गया? ओके, चलें जी आगे मूव करते हैं। दिस वन, the topic that we are going to extend this is about the classification of the microorganism. अगर आपको याद हो किसी ज़माने में इसी चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था the principles of taxonomy, identification, classification and nomenclature. Identification में हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली, how microorganisms they are being identified, उसमें बहुत सारे procedures पढ़े, principles पढ़े. Now the next one that we will briefly discuss about, that is actually the classification. Classification में हम कुछ terms पे बात करेंगे, इसमें से कुछ terms के बारे में आप familiar हैं। हमने अभी कुछ क्लासिफिकेशन के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिज्म, हमने पढ़ा था कि रिलेटेडनेस और रिजेंबलनेस में फ़र्क है। ज़रूरी नहीं है कि जो रिजेंबल करते हैं वो रिलेटेड भी हों। उसके बाद हमने डिफरेंट पैरामीटर स्टडी किए हैं, उसकी बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है। एक यहाँ पे जो टर्म डिफरेंट है, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल डीएनए ट्रांसफ़र। डू यू हैव एनी आइडिया हॉरिजॉन्टल डीएनए ट्रांसफ़र क्या होता है? या इसको लेटरल डीएनए ट्रांसफर भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल या लेटरल, व्हाट इज दैट? एनीवन? भाई एनी आइडिया? कुछ गलत ही सही, लेकिन आइडिया तो होना चाहिए कुछ। हॉरिजॉन्टल, चलें नहीं आइडिया तो मुझे ये बता दें कि वर्टिकल डीएनए ट्रांसफर क्या होगा। वर्टिकल डीएनए ट्रांसफर, नो आइडिया अबाउट द वर्टिकल डीएनए ट्रांसफर। भाई मुझे ये बता दें कि मेरी आवाज़ आ रही, हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। यस सर, आ रही है। यस सर। बड़े को फजूल हैं आप लोग, पहले चुप करके बैठे हुए थे।
अगर नहीं भी पता हॉरिजॉन्टल का या लेटरल का तो कह दें कि नहीं पता. ओके, सो vertical DNA transfer, that is the transfer of the DNA from ancestor to the descendant. For example, during the binary fission, when the DNA transfers from parent to the offspring or to the daughter cell, this is called vertical. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकूँ, फॉर एग्जांपल दिस वाज अ स्ट्रेन, अगर ये एक स्ट्रेन था, इस स्ट्रेन ये बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड हुआ और बच्चे किसी का माइक ओपन हो गया है मेरा ख्याल है. हाँ, गुड. अच्छा, so if this was a strain and it divided through binary fission here and इसके दो daughter cells बने supposing, तो ये जो DNA transfer है from parent to the daughter, that would be referred as vertical. ठीक है. अब अगर दो strains हैं हमारे पास, for example this one is single, ये fully mature strains हैं, अगर this one and this one fully mature, तो इस DNA से जो sorry इस strain से जो DNA transfer होगा इसमें, that would be referred as the lateral DNA transfer. So you can say that the lateral DNA transfer is the transfer of the DNA from one organism or one species to the one fully grown mature organism, or this is also called the horizontal DNA transfer. ठीक है. तो lateral DNA को horizontal भी कहते हैं. ओके आशीष, देखते हैं. अच्छा, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल. अब मैं ये बात करने लगा था अभी कि हम क्या कहते हैं कि हमने पीछे पढ़ा है कि व्हेन द बैक्टीरियल स्ट्रेन दैट इज अनकल्टिवेटेड एंड हम उसका डीएनए लेते हैं, उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं और सीक्वेंसिंग के बाद हम बड़ा सिंपल सा हमारे पास काम है कि हम सीक्वेंसिंग के रिजल्ट में डीएनए के सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा स्ट्रेन किसके साथ बिलोंग करता है. लेकिन इसमें अब एक मसला ये है कि इफ देयर इज अ लेटरल डीएनए ट्रांसफर या हॉरिजॉन्टल डीएनए ट्रांसफर, यानी कि एक स्पीशीज का को प्लाज्मिड डीएनए दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो गया, इन दैट केस वी कैन हैव अ कंफ्यूजन. दोनों स्पीशीज एक दूसरे से होंगी तो डिफरेंट, लेकिन इनमें कुछ डीएनए का जो चंक है दैट वुड बी सिमिलर एंड दैट कुड बी ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल डीएनए ट्रांसफर. और नॉर्मली हॉरिजॉन्टल डीएनए ट्रांसफर के अंदर हमारे पास क्रोमोसोमल डीएनए इन्वॉल्व नहीं होता, हमारे पास plasmid DNA जो है this involves during the horizontal DNA transfer in some cases. But if the strain is HFR, तो उस केस में horizontal DNA transfer होगा. ये HFR strain क्या होती है, ये कभी अगर हमने microbial genetics पढ़ा किसी ज़माने में तो तब पढ़ेंगे. ठीक है. So this was about the classifying the microorganism. इसमें कुछ चीज़ें अभी ये मैंने छोड़ी हैं, जैसे कि क्रोनोमीटर है, ये लेटर लेक्चर में हमारे पास ये क्लियर हो जाएंगी, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं समझी. So अगर move next करें here, this is the phylogenetic tree, and this phylogenetic tree, that is actually a tree constructed on the basis of the relatedness of the organisms based on their DNA sequence, and this actually determining the relatedness and the closeness of the organisms, and we are actually having the evolutionary detail how a microorganism that is descended or how a strain that is sharing different ancestors. ठीक है. तो ये अगर हम इसमें देखें तो इसके अंदर हमारे पास कुछ लाइनें लगी हुई होती हैं, कुछ यहाँ पे डॉट्स होते हैं. दिस इज अ बिट ट्रिकी टू रीड. इसमें ये जो अगर मैं इस वाले की बात करूँ, ये दिस इज द डायनोकोकस एंड थर्मस एक्वाटिकस. तो अगर यहाँ पे थर्मस एक्वाटिकस एंड डायनोकोकस, दे आर शेयरिंग द कॉमन एंसेस्टर हियर. This point is actually showing that they have been originated from a common ancestor. अब ये जो लाइन की लेंथ है, this length, ये randomly नहीं लगाई हुई, ये लाइन की लेंथ actually that is showing the time period जो evolve होने evolution में जो time period इसको लगा. अब अगर हम देखें तो it means that Thermus aquaticus that is evolved earlier as compared to Deinococcus, और हमारे पास this one is the nod. अब इसमें ये जहाँ पे ये this point is a common ancestor. this point is called nod, और nod के बाद यहाँ पे एंड पे जहाँ पे थर्मस एक्वाटिकस लिखा हुआ, this is also called nod. अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसमें थर्मस एक्वाटिकस और डायनोकोकस दे आर क्लोजली रिलेटेड, और अगर हम देखेंगे इन दोनों का एंसेस्टर और क्लोरोफ्लेक्सिस का एंसेस्टर या ये वाला एंसेस्टर ये सेम है, ये सिमिलर. तो इसका मतलब है कि थर्मस एक्वाटिकस और डायनोकोकस से रिलेटेड है क्लोरोफ्लेक्सिस, लेकिन
इतना रिलेटेड नहीं जितना ये दोनों आपस में रिलेटेड है. दिस यू कैन से दैट दिस इज सेकंड कजन मे बी. इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे Corynebacterium और Mycobacterium they are sharing a common ancestor, but somehow they are sharing the common lineage with the Micrococcus as well as Streptomyces. ओके तो इस पूरे चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव जेनरा हम यूज कर रहे हैं दे आर फ्रॉम द बर्जीज मैनुअल. इसके अंदर लो जी प्लस सी, हाई जी प्लस सी, साइनोबैक्टीरिया, एप्सिलॉन, अल्फा, गामा, बीटा. So these are the things. So this chart, this is the hierarchical chart, and this is called phylogenetic tree. आप later semesters में पढ़ेंगे bioinformatics, और bioinformatics में आप ये चार्ट बनाना सीखेंगे भी कि how by using different softwares we are able to construct such kind of charts on the basis of DNA similarity. ठीक है, तो ये actually this is phylogenetic tree. इसके बारे में किसी ने कुछ पूछना हो, कुछ समझना आई हो तो पूछें प्लीज. सही याद कर ले. I was expecting this on a question. लेकिन हर चीज याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ा करें, ये याद नहीं करना. सिर्फ सर आपको आप ये हम क्विज बता में पूछना ना, नहीं इसलिए पूछ रही हूँ. नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं पूछूंगा. मैं ऐसी चीज जो मुझे खुद नहीं याद होगी मैं क्यों पूछूंगा, मतलब ऐसा ओके थोड़ी सर. हुआ करता है. अच्छा, लेकिन यू गाइस हैव एन आइडिया कि मतलब व्हाट इज दैट, हाउ टू रीड इट. इसमें जो phylogenetic tree के बारे में पता तो होगा, याद करना मतलब याद करना is not possible humanly. Okay, so moving next, we have discussed about this shrub of life earlier, और वहाँ पे हमने इसको देखा था कि वो सिर्फ तीन लीव्स थे जो तीन डोमेन्स को शो कर रहे थे, बैक्टीरिया, यूकैरिया और आर्किया को. But now after all these sequencing procedures and all these identification methods, now we are able to have an idea कि जो तीनों domains हैं life की, they are not isolated, they are crossed with one and each other. और इसी वजह से फिर हम इसके लिए term use करते हैं shrub of life. They are too complicated and they are mixed with one and each other, just like the branches of the shrub. Or these are not exactly the isolated. ये बहुत complicated एक दूसरे के साथ mixed हैं. So this is here to show you the difference between bacteria, to show you the shrub of life, and सिर्फ ये आपको बताना है यहाँ पे कि हमारे पास जो तीनों domains हैं life की, they are not well isolated. This was about it. यहाँ तक इसको हमारे पास जो है आज का एक इसमें ग्राफ रह गया है. वो ग्राफ मेरे पास डिफरेंट स्लाइड पे है, मैं ज़रा उसको ओपन कर लूँ एंड देन हम उस ग्राफ को डिस्कस करेंगे, तो वी विल बी डन विद दिस चैप्टर. ठीक है जी, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. एक्सक्यूज मी सर. जी. सर आपने बोला ना, आपने माइक्रो बैक्टीरिया की एग्जांपल दी थी, उसमें वर्टिकल जीन ट्रांसफर में और हॉरिजॉन्टल में, तो क्या सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं ये जीन ट्रांसफर या कोई एक्सेप्शन होगी? सब नहीं कर सकते. इसमें हमारे पास डिटेल ये है कि देयर इज अ प्लाज्मिड व्हिच इज कॉल्ड एफ प्लाज्मिड. जिन बैक्टीरिया के अंदर एफ प्लाज्मिड मौजूद होता है, they transfer the genetic material and they would be acting as a donor. जो F negative organism बैक्टीरिया हैं, they would be acting like a recipient. ठीक है, तो F plasmid actually the determinant of the horizontal DNA transfer and sometimes conjugation के लिए खास तौर पे. तो इसमें ज्यादातर जो species हैं they are able to conduct it. ठीक है, और this is the reason जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो बहुत तेजी से स्प्रेड कर रही है. दिस इज अ रीजन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो इतनी तेजी से स्प्रेड करके, और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो अल्टीमेटली जो दूसरा है उसके अंदर भी प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफर हो जाता है, और उस केस में हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है एंड वी आर हैविंग द आइडिया. इसी वजह से हमारे पास सुपर बग की एक स्टोरी जो है वो सामने आ रही है कि सऊदी एशिया और ख़ास तौर पाकिस्तान के अंदर टाइफाइड फीवर का स्ट्रेन, ऐसा रेजिस्टेंट स्ट्रेन डेवलप हो गया है जो किसी भी एंटीबायोटिक से के लिए सेंसिटिव नहीं है. सिर्फ एक या दो एंटीबायोटिक्स हैं जो इसके अगेंस्ट एक्टिव हैं.
तो ये इसी तरह से हुआ है कि लेटरल डीएनए ट्रांसफर के थ्रू रेजिस्टेंस स्प्रेड करती रही है एंड नाउ वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरे दूसरे लैपटॉप में गालबन वो स्लाइड्स हैं एंड मैं उसको सिर्फ ईमेल कर लूँ एंड देन we will be discussing it. Okay. Okay, Ji, and I have received a message in the chat that what is the chapter number of this topic in textbook? This is not a textbook. In the book, this is the book name is Microbiology, a Human Perspective by the Nestor, and this is the chapter number 10 in it, Identification and Classification of the Prokaryotes. अगर आप इस बुक के अलावा भी किसी बुक से देखना चाहते हैं तो you guys can have a look. अच्छा, यस, मैं अभी जो आपके साथ शो कर रहा हूँ दिस इज एक्चुअली हियर। यस, शब ऑफ लाइफ के बाद जो हम मज़ीद एक बात देखने लगे हैं, दिस इज एक्चुअली द कंपैरिजन। आर यू गेटिंग मी? मेरी आवाज़ आ रही है जी आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम वही बातें थोड़ी सी उसको डिफरेंट सिनेरियो में करने की कोशिश करेंगे कि दे आई टोल्ड यू वी हैव एबिलिटी टू कंपेयर द 16S राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए के जो सर्टेन रीजन्स हैं ये हमारे पास रिलेटेडनेस को डिटरमिन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जो अभी हमने ये फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ा है, इसमें आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए था कि फाइलोजेनेटिक ट्री में हाउ वी अलाइन दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें कैसे पता चलेगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दे आर क्लोज रिलेटेड और नॉट। तो इनकी रिलेटेडनेस फाइंड आउट करने के लिए हम 16S राइबोसोमल जीन पे फोकस करते हैं और इसके साथ साथ वी हैव अदर टेक्निक्स जो कि डीएनए हाइब्रिडाइजेशन है या डीएनए बेस कंपोजिशन को हम फाइंड करते हैं कि इधर the DNA that is having the low G+C content and the high G+C content. तो अब सवाल मेरा ये है कि how we are able to find it out either the DNA is containing the low G+C content and the high G+C content. तो उसके लिए हम ये एक आपको मैं ग्राफ दिखाने लगा हूँ, this graph. दो डिफरेंट डीएनए स्ट्रेन्स को हम लेते हैं, उसको मेल्ट करते हैं। When we talk about the melting of the DNA melting means the denaturation of the double-stranded DNA into two single strands. This is called the melting. And the temperature at which the double strand that would be denatured into two single strands, that temperature would be termed as the melting temperature. ठीक है, this one. अब हमने इसमें किया क्या है कि हमने एक स्ट्रेन का डीएनए लिया, उसको मेल्ट किया,
हो सकता है कि वो स्ट्रेन का जो डीएनए है यहाँ पे 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी मेल्टिंग हुई और आफ्टर 85 डिग्री सेंटीग्रेड वी आर हैविंग द सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ दैट डीएनए। अब अगर तो इस डबल स्ट्रैंड के अंदर जीसी कंटेंट ज़्यादा होगा, जीसी कंटेंट बात ध्यान में रखिएगा, जीसी कंटेंट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है मोर ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब है कि दैट डबल स्ट्रैंड दैट विल टेक मोर एनर्जी टू डीनेचर। तो मोर एनर्जी का मतलब क्या है कि 85 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय हो सकता है 90 डिग्री तक चला जाए। और कंपैरेटिवली if there are more AT content, it means that there would be less triple bonds and it would take less energy to denature. Whenever that would be requiring less energy to denature, तो हो सकता है जो melting temperature है ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए। तो by measuring the melting temperature of a DNA fragment, actually we can determine the G plus C content of that DNA. और G plus C content के base पे we can have an idea that this strain that is having high G plus C content and the other strain that is having low plus G plus C content. इसके बेस पे हम strains को आपस में compare कर सकते हैं और this comparison that could be beneficial to find the relatedness of the strain. तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, the TM या melting temperature is the temperature at which 50% of the DNA has melted. और ये temperature जो है that is actually reflecting the GC content. If GC content is higher, it will take more temperature, more energy to denature. और इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर इज ऑन एक्स एक्सिस एंड रिलेटिव एब्जॉर्बेंस जो है 260 नैनोमीटर पे। जब मैंने आपको एब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी का प्रिंसिपल बताया था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि डीएनए और प्रोटीन के लिए जो हम वेवलेंथ यूज़ करते हैं ओडी लेने के लिए वो होती है 260 एंड 280 नैनोमीटर। दिस इज इन द यूवी रेंज। तो हियर दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, so we are done with this chapter, and if you guys have any question you can ask। इसमें इस चैप्टर को देख लीजिएगा और मेरा ख्याल है अगले ट्यूसडे को पूरे चैप्टर का क्विज दे दें। व्हाट डू यू थिंक? हो सकता है ना? ज़्यादा मसला यस सर। गुड, यस सर। चलें सही है। और this is the 9th week and we have approximately 5 more weeks final से पहले, but I'm not sure कि what kind of final that would be, and this time on campus होगा, online होगा, अगर online होता है तो pattern पिछले semester वाला होगा, क्या होगा, तो whatever it would be, please be ready। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आज नहीं कल, हाँ कल की क्लास के बाद I will be able to share the assignment topics with you guys, ताकि आप लोगों के पास कोई टाइम बच जाए। अभी 5 हफ्ते हैं, मैं डेडलाइंस भी दे दूंगा और उसमें ये भी बता दूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर द असाइनमेंट, उसको सबमिट कैसे करना है। टर्निटिन पे मैं क्लास भी बना दूंगा, आप वहाँ पे असाइनमेंट डायरेक्टली सबमिट कर दीजिएगा। आपको अंदाज़ा है टर्निटिन यूज़ करने का? यूज़ किया पहले कभी? जी सर। दैट इज़ गुड, आसानी हो जाएगी, मुझे वो समझाना नहीं पड़ेगा। तो आई विल प्रिपेयर, आप असाइनमेंट बनाइएगा। अब चूँकि मिड्स नहीं हो रहे तो वी हैव टू कंपनसेट द असेसमेंट्स थ्रू, वी हैव टू कंपनसेट द मार्क्स थ्रू द असेसमेंट। चूँकि ये जो आपकी है 3+1 का कोर्स है, इसमें एक लैब है, लैब के 20 मार्क्स होंगे। जो रिमेनिंग 80 मार्क्स हैं वो मुझे थ्योरी से पूरे करने हैं। उसके लिए जो मैंने प्लान किया है, आई विल बी प्रिपेयरिंग 50 फाइनल विद 50 मार्क्स, और उसमें उसके अलावा जो 30 मार्क्स होंगे वो हम असेसमेंट से पूरे करेंगे। 10 नंबर हमने रखे हैं क्विजेस के, और 10 नंबर की पीछे बचे 20, और 10-10 नंबर के हम 2 असाइनमेंट्स लेंगे। आप अच्छे वाले असाइनमेंट्स बनाएंगे और ताकि हम फिर उसको असेस कर सकें। साइंस असाइनमेंट आप टर्निटिन पे सबमिट करा दीजिएगा। उसका मैं प्लेजरिज्म कंटेंट आपको रिटर्न में बता दूंगा कि कितना अलाउड होगा। 19% ही हम रखेंगे, और 2-2 के ग्रुप में दे दूँ आप लोगों को टॉपिक्स, या इंडिविजुअल दे दूँ? व्हाट डू यू सजेस्ट? सर 3 कर दे। सर ग्रुप बना दे 3-3 का। हाँ ये सर इंडिविजुअल ठीक रहेगा। इंडिविजुअल ठीक है। इंडिविजुअल ठीक है सर। सर ग्रुप ठीक है। तो आप लोग किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच सके
सर ग्रुप सर ठीक वो है सर। करवा लें। अच्छा आप एक काम करें आप सारे के मैं ज़्यादा बड़े ग्रुप्स की तरफ नहीं जाऊंगा। अगर 3-3 4-4 के रखे ना तो फिर उसमें बड़ा मसला हो जाता है असेस करने का बच्चों को। इसलिए आई विल ट्राई कि मैं सिर्फ 2 इंडिविजुअल का एक पेयर बना दूं। उसमें आप लोग असाइनमेंट बना लें और असाइनमेंट प्लीज़ कम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश कीजिएगा तो इसमें पूरा टॉपिक कवर हो। वो मेरे से इडियोटिक क्वेश्चंस ना कीजिएगा कि कितने पेजेस होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, कितनी। तो यू जस्ट हैव टू कवर द टॉपिक। अब इतने बड़े हो गए कि आपको सेंस होना चाहिए कि ये टॉपिक सेंसिटिव है, इट विल टेक मोर एक्सप्लेनेशन, और ये नहीं है तो इसको कम एक्सप्लेनेशन में गुजारा किया जा सकता है। बट स्टिल आई विल डिफाइन द मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स। आप उससे ऊपर जितने मर्जी लिख लें लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स हम डिफाइन कर लेंगे। अच्छा मुझे एक काम कीजिएगा कि मैं उस पर बना के ना एक टेबल बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। LMS पे उसका लिंक दे दूंगा। आप उस टेबल को ओपन करेंगे और उसके अंदर अपने ग्रुप मेंबर लिख देंगे। मैं ग्रुप नंबर 1 2 3 मैंने लिखा हुआ होगा और आप लोग खुद से उसके अंदर अपने ईज और कंफर्ट के अकॉर्डिंगली आप अपने ग्रुप्स खुद बना लें। ठीक है, मैं बनाऊंगा तो मैं किसी दुश्मन का किसी और के साथ बना दूं तो फिर मसला होता रहेगा पूरा सेमेस्टर। सही है? आर यू कंफर्टेबल विद दिस प्लान? यस ओके सर। सर। ओके सर। सर ग्रुप तो मेंबर्स 3 कर दें। नहीं, 2 सर 3 3 ग्रुप नहीं, कर दे। सर नो 3 नो ठीक है। ना ना 2 होंगे। 3 नहीं भाई, 3 में मुझे मुझे मैं असेस कैसे करूंगा कि इसमें काम किसने किया ज्यादा और किसने कम किया, किसके नंबर ज्यादा देने हैं, किसको थोड़े देने हैं। सर डिवाइड होगा काम, खुद ही डिवाइड करके करते हैं। नहीं, आई नो, आई हैव पास थ्रू दीज क्लासेस। उसमें हम यही कहते होते तुम ये वाली असाइनमेंट बना लो, अगले सब्जेक्ट की मैं बना लूंगा। आई नो दैट। नहीं सर हम लोग सर ये डिवाइड कोई भी करके इतना काम अच्छा नहीं है करेंगे। कि सर पूरी असाइनमेंट अकेले बनाए। ये सर चले खुद ही डिवाइड कर लेते हैं इक्वली हम। मेंशन कर देंगे किसने क्या किया। अच्छा चलें, अभी अभी तो आप लोग मुझे 2 का ही बना के दें। उसके बाद देखते हैं कि अगर हमारे पास खुदा ना खासा टॉपिक शॉर्ट हो गए तो फिर हम 3 की तरफ चले जाएंगे। अदरवाइज 2 का ही रखें। मतलब बड़े हो गए अब तो खुद बनाने की आदत डालें। बल्कि होना तो इंडिविजुअल चाहिए लेकिन अब इतने 50 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 50 टॉपिक पता नहीं कहाँ से आएंगे। 50 और 50 2 असाइनमेंट 100 टॉपिक कहाँ से आने। इसलिए मुझे टॉपिक सर्च करने में, मैं पिछले 1 हफ्ते से टॉपिक सर्च कर रहा हूँ तो अभी जाके मैं इस काबिल हुआ हूँ कि थोड़े से टॉपिक मेरे पास आए। अच्छा असाइनमेंट बनाने के लिए भाई सुन लीजिएगा, यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल इन द असाइनमेंट प्रिपरेशन। और उसमें आप प्रॉपर रेफरेंसिंग करेंगे। एंड आर यू फेमिलियर विद द एंड नोट रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर? नो नो सर। सर। वेरी गुड, हो गया काम। अच्छा चलें, आप एंड नोट ना यूज़ करें बट आपकी मर्जी है। बट आई विल प्रेफर इफ़ यू प्रॉपर साइट एंड रेफरेंस एड साइट एंड बिब्लियोग्राफी। क्योंकि विकीपीडिया और इंटरनेट सोर्सेज से उठा के असाइनमेंट मत बनाइएगा। यू जस्ट हैव टू फॉलो द आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल्स एंड रिव्यू आर्टिकल्स, और आप उसमें से डेटा लें, उसका रेफरेंस दें। रेफरेंस लिखना कैसे है वो मैं बता दूंगा आपको कि हम रेफरेंसिंग कैसे करते हैं नॉर्मली, ताकि आपको प्रिपरेशन हो। जब आपने कल थीसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखना है तो हमें रेफरेंसिंग हमारे बच्चों को आ ही नहीं रही होती। तो अभी से थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी है बात है। मैं बता दूंगा कैसे करना है, डोंट वरी अबाउट इट। बट यू हैव टू प्रिपेयर द असाइनमेंट विद द प्रॉपर रेफरेंसिंग कि मैंने ये डेटा लिया है तो मैंने कहाँ से लिया है, और उसके डिफरेंट सेक्शंस आप आपस में डिवाइड कर लीजिएगा। अभी मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं एक वर्ड की फाइल पे एक टेबल बना के उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ LMS पे। सेशन 9 में मैं शेयर करूंगा। यू गाइस जस्ट हैव टू प्लेस योर नेम्स इन दैट टेबल ताकि मेरे पास ग्रुप डिटेल्स आ जाए। तो उसके बाद फिर मैं उसी फाइल में मैं उसके सामने नंबर ऑफ सॉरी नेम ऑफ टॉपिक्स लिख दूंगा ताकि आप वहीं से एक्सेस कर सकें। ठीक है? एनी क्वेश्चन और एनी इश्यूज और एनी सजेशन इफ यू थिंक ये इस तरह से हो जाए तो। Okay, you guys do not have नो any suggestion. सर। So अटेंडेंस दे दीजिए मुझे एंड मीनवाइल मैं फिर उसको शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। Okay, and where is attendance? This one.
अटेंडेंस मैंने ओपन तो की हुई थी, पता नहीं कहाँ ओपन कर ली मैंने। और इसमें अगर यस दिस वन, ओके जी। अबीहा बाबर, शीज नसीम लोधी का लैपटॉप ख़त्म हो गया। अस्मा मोहम्मद मुमताज़, प्रेजेंट सर। अस्मा रज़ाक, यस सर। आतिका इफ्तिखार, यस सर। आयशा ताहिर, शी इज़ नॉट हियर। बिस्मा महबूब, आई एम अनएबल टू हियर। आप हैंड रेज भी कर सकते हैं और मुझे इसमें चैट पे मैसेज भी कर सकते हैं। बुशरा मुर्तज़ा, शी इज़ नॉट हियर। फारिया फरहान, नॉट हियर। गुलनाज बीबी, गुलनाज नॉट हियर। हाफिजा जवेरिया अकबर, हैंड रेज कर रहे हैं स्टूडेंट। मुझे नहीं। ओके ओके ओके, नाउ आई एम गेटिंग इट। बुशरा मुर्तज़ा, गुलनाज, फारिया फरहान, ओके। हाफिजा जवेरिया अकबर, प्रेजेंट। ओके। जन्नत हारून, यस सर। ओके। माहीन ज़हरा, यस सर। ओके। एंड मोहम्मद अब्दुल्ला, ओके। मैं इसको अपलोड कर दूंगा अस्मा, चैप्टर का अपलोड कर दूंगा, आज ही कर देता हूँ। अच्छा जी, मोहम्मद अब्दुल्ला इज देयर, नॉट देयर। मोहम्मद नवील हमजा, यस सर। ओके। एंड रानिया हफीज, प्रेजेंट। रिमशा हामिद महमूद, नॉट हियर। एंड साद नईम खान, नॉट हियर। समन रऊफ रामे, समन इज नॉट हियर। सना लियाकत, यस सर प्रेजेंट। सर सना ओके लियाकत प्रेजेंट। ओके। शेरदिल अली खान, ओके। एंड सैयद ताहिर अब्बास, ताहिर अब्बास नॉट हियर। एंड तैयबा कमर, प्रेजेंट सर। ओके। एंड वकार हुसैन, वकार इज नॉट हियर। वकार आर यू देयर? ओके ओके। ज़ईम अमजद, Yes, sir. Present. ठीक है जी बच्चों। एंड ओके, इसके बाद मेरे पास है ज़ूलॉजी वाले बच्चे। ज़ूलॉजी, ओके। नहीं, just let me add the lecture. Okay, Ayaz Khan, प्रेजेंट सर। Hafsa Firdaus, Jannat Rani, Minahil Beg, प्रेजेंट सर। Nazish Riaz, प्रेजेंट सर। Rizwanullah, प्रेजेंट सर। Rubab. प्रेजेंट सर। Okay जी, we'll see you tomorrow hopefully, और फिर हम उस पर मज़ीद बात करेंगे, नया चैप्टर को शुरू करेंगे इंशाल्लाह कल।
एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर काइंड असाइनमेंट के बारे में बताएं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था नेट इशू। अभी सिर्फ आप एक काम करें, आप LMS पे एक लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक के अंदर अपने ग्रुप मेंबर्स के नेम लिख दें, उसके बाद मैं पूरी इंस्ट्रक्शन दूंगा कि हमने क्या करना है। ठीक है? ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।